दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है वैद्य रसायन। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए जरा, हमने वैद्य रसायन चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसका नाम चालक, सेल और बैटरी। इसमें हमने सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चालक के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। तो सेल के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल एक युक्ति है, सेल एक उपकरण है, युक्ति या उपकरण है सेल, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा या फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। फिर ये बात आती है कैसे बदलता है। तो कैसे के लिए हमने कहा था कि इस चैप्टर को समझने के लिए, इस सेल की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ 4 शब्द समझने पड़ेंगे: ऑक्सीकरण, अपचयन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। ये 4 चीजें क्या होती हैं? तो हमने ऑक्सीकरण के बारे में बताया था और अपचयन के बारे में बताया था कि LEOR, GER, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? LEO और GER। LEO के बारे में हमने कहा L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और अपचयन के बारे में कहा था जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो लियो जर प्रिंसिपल के हिसाब से हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कहा था कि कैसे पहचानेंगे आसानी से। तो हमने कहा यदि आवेश की संख्या बढ़ रही हो, जैसे कहीं Zn से Zn2+ बन रहा है, इसका मतलब यहाँ आवेश की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब देखो, जहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, इसका मतलब आवेश की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। दोस्तों, फिर हमने अपचयन के बारे में कहा था कि अपचयन कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें आवेश की संख्या घटती है। आवेश की संख्या घट रही हो तो उसी को हमने क्या नाम दिया था? अपचयन। फिर हमने आगे बात की थी कि इलेक्ट्रोड क्या है। तो इलेक्ट्रोड के बारे में हमने कहा था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण में डुबोते हैं, किसी दूसरी में डुबो देते हैं, किसी दूसरे लवण में डुबो देते हैं, तो उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबो रहे हैं, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोते हैं तो जो छड़ होती है इसी पर ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। इस छड़ पर या तो ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है। इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो इस छड़ का नाम ही इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस छड़ को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर हमने कहा इस इलेक्ट्रोड पर क्योंकि ऑक्सीकरण होता है या प्लस या माइनस आने लगते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन की वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस आवेश आने लगता है। उस आवेश की वजह से यहाँ एक विभव पैदा होता है। आवेश की वजह से यहाँ पर एक विभव पैदा होता है। उस विभव को हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोड विभव। क्योंकि ये विभव इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हुआ है, इसलिए इस विभव को हमने इलेक्ट्रोड विभव नाम दिया था। इसके बाद जब इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड विभव 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो इस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये धातु कौन सी है, और इस लवण की सांद्रता पर निर्भर करता है कि ये लवण कितना लिया हुआ है, और तीसरा ये ताप पर निर्भर करता है। अगर इन 3 चीजों में से 2 चीजों को फिक्स कर दिया जाए, जैसे यदि ताप को 298 केल्विन कर दिया जाए और लवण की सांद्रता को 1 मोलर कर दिया जाए, तो उस समय इसी इलेक्ट्रोड विभव को, जब ताप 298 केल्विन हो और लवण की सांद्रता 1 मोलर हो, तो इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लग जाते हैं। इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण में डुबोते हैं और ताप कितना रखते हैं? 298 केल्विन, और 1 मोलर सांद्रता का लवण रखते हैं, तो उस तरह के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, तो उसमें 2 तरह के विभव हैं। एक तो ऑक्सीकरण की से आया हुआ और एक अपचयन की वजह से आया हुआ। तो हम जो बात करेंगे वो केवल अपचयन विभव की बात करेंगे। ये पूरे चैप्टर में जहां भी विभव दे रखा होगा वो जनरली अपचयन विभव दे रखा होता है। और हमने बताया था कि इसको ऑक्सीकरण विभव कैसे निकाल सकते हैं और ऑक्सीकरण विभव से अपचयन विभव कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने कहा कि धातुओं के पास में केवल एक ही चीज रह गई, जो धातु बदल जाएगी तो एक सीरीज बन जाएगी। तो धातु बदलने पर तो धातुओं को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रख रहे हैं, तो एक सीरीज बनेगी, एक श्रेणी बनती है। उस श्रेणी का नाम होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको हमें याद करने के लिए कहा था कि 4 लाइनों में इसको ऐसे याद रखिए। 4 लाइनों में याद रखने का तरीका था लाइक बा सरकाना एम जी। पहली लाइन लाइक बा सरकाना एम जी, दूसरी लाइन अलमन जनकर फिसट डिकोनी, अलमन जनकर फिसट डिकोनी, तीसरी लाइन SnPbH2, और चौथी लाइन में चापा CHAPA। इस तरीके से आप इस पूरी लाइन को याद रख सकते हैं। यू
यू, जी, जी और टी, ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। तो जब ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी बन गई तो इसके क्या उपयोग है, तो उपयोग देखिए जरा इसका। हमने कहा कि जब ये इलेक्ट्रोड है, अब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो हमने दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है और एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। तो किस पर ऑक्सीकरण होगा, किस पर अपचयन होगा, तो इसको देखने के लिए हमने दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ा। एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। देखिए दोस्तों, जब जिंक के इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जिंक देखिए जरा यहाँ पे है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, और कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पर है। इसका मतलब इसमें विभव किसका ज्यादा है, कॉपर का विभव ज्यादा है। किसका विभव ज्यादा है, कॉपर का। और कौन सा विभव की बात करते हैं, अपचयन विभव की। तो इनमें से किसका विभव ज्यादा है, कॉपर का। तो कॉपर का विभव ज्यादा है, अपचयन विभव ज्यादा है, तो जिसका विभव ज्यादा हो अपचयन विभव, उसी का अपचयन होगा, और सामने वाले का जो दूसरे वाला होगा उसी को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण। उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और हमने बताया था कि कैथोड और एनोड कभी प्लस और माइनस से डिसाइड नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, कैथोड और एनोड को कभी भी प्लस और माइनस से डिसाइड नहीं करते। ये बताता है कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो जहाँ अपचयन हो रहा होता है उसे कैथोड कहते हैं, जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसे एनोड कहते हैं। कैथोड हमेशा अपचयन वाले को कहते हैं, जहाँ अपचयन होता है वो कैथोड होता है। यानी कि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। फिर हमने कहा प्लस और माइनस। फिर अगर कैथोड और एनोड प्लस माइनस से लेना देना नहीं है तो प्लस माइनस का लेना देना किससे है, विभव से है। जिसका विभव ज्यादा उसको प्लस, जिसका विभव कम है उसको माइनस। जैसे ये बैटरी बनाते थे तो एक बड़ा डंडा होता था उसको प्लस कहते थे, छोटे डंडे को माइनस कहते थे। बड़े डंडे का मतलब जिसका विभव ज्यादा है, छोटे डंडे का मतलब जिसका विभव कम है। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की दिशा करंट की दिशा के जस्ट विपरीत होती है, और करंट हमेशा किधर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव के सिरे की ओर। तो विभव किसका ज्यादा है, इधर की तरफ, तो करंट की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। क्योंकि इसका विभव ज्यादा है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा करंट जाता है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस, जो गैल्वेनिक सेल के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम आधे से ज्यादा बात पूरी कर चुके हैं। बस बात थी तो इस सर्किट के इनकम्प्लीट होने की, कि इनकम्प्लीट सर्किट है तो इस सर्किट को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फिर इस सर्किट के कंप्लीट करने की। देखिए दोस्तों, जब भी हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे जिंक को लिया हमने, जिंक के लवड़ में ZnSO4 के अंदर, ऐसे ही इधर हम कॉपर की छड़ को लेंगे, कॉपर के सोल्ट में CuSO4 के लवड़ में इसको डुबोएंगे और इसको फिर एक तार के द्वारा जोड़ देंगे। तो क्या होगा, एक सिरे पे ऑक्सीकरण होगा और एक सिरे पे अपचयन होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रुक जाएंगे, यहाँ से फिर से इधर जाने के लिए इसके पास कोई भी जगह नहीं है, इसलिए ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है। तो इस सर्किट को कंप्लीट कैसे किया जाए, तो इस सर्किट को कंप्लीट करने का तरीका है, देखिए जरा इसको समझते हैं पूरी कहानी, और क्या क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं, पूरी दिक्कतें हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो जिंक ZnSO4 के विलयन में डुबोया हुआ है, यहाँ पर Cu जो है वो CuSO4 के विलयन में डुबोया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होगा, Zn का। क्यों होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जिंक का अपचयन विभव कम है, Cu का अपचयन विभव ज्यादा है, इसीलिए Cu का तो अपचयन होगा और Zn का ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। अगर यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, ये जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो यहाँ से Zn2+ बनने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से तो Zn2+ बनने लगेंगे। अब देखिए इस साल्ट के अंदर Zn2+ है, SO4 2 नेगेटिव है, इस साल्ट में Cu2+ है, SO4 2 नेगेटिव है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ Zn2+ इकट्ठे होने लगेंगे। अब यहाँ Zn2+ इकट्ठे होने लगेंगे तो ये प्रतिकर्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन, Cu2+। Cu2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर Cu बनने लगेगा और इस छड़ पर Cu इकट्ठा होने लगेगा। यानी कि इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो इस छड़ का भार कम होता है, इस छड़ का भार कम हो जाता है, इस छड़ का भार बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ कॉपर डिपॉजिट होने लगता है, फिर यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव की सांद्रता बढ़ जाती है।
यहाँ पर ये SO4 2 नेगेटिव बढ़ जाते हैं या Zn2+ बढ़ जाते हैं। इन दोनों को मिलाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये सर्किट इनकम्प्लीट है, यानी कि यहाँ प्रतिकर्षण होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी। अब ये रिएक्शन आगे नहीं होगी तो क्या होगा फिर कि इन दोनों को, इस SO4 नेगेटिव को और Zn2+ को यहाँ से खत्म करने के लिए हम एक तरीका लेके आते हैं। क्या तरीका है वो? ये तरीका ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। इस तरीके के बारे में ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करते हैं हम, एक U आकार की ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? एक U आकार की ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? एक U आकार की ट्यूब। देखिए कुछ ही ऐसी इस तरह की U आकार की ट्यूब है, ये उल्टा है U, इसको हमने ऐसे पलट के इस पर लगा दिया है। ये U आकार की ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं हम? U ट्यूब लेते हैं। U आकार की ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब के अंदर लवण भरते हैं। इस ट्यूब के अंदर क्या भरते हैं? लवण। अब लवण मान लो इसमें KCl भरा, लवण मान लो इसमें क्या भरा? KCl। तो K+ और Cl नेगेटिव। अब अगर ये K+ किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर अगर मान लो KCl भरा हुआ है तो ये K+ किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। और Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव Zn2+ की तरफ। तो इसको ये न्यूट्रलाइज करता रहेगा, खत्म करता रहेगा। लेकिन इसके साथ अब दिक्कत कि KCl ही क्यों लिया, NaCl क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि जब ये K+ इधर जा रहा होगा, Cl नेगेटिव इधर जा रहा होगा, अगर इनकी दोनों की गति बराबर हुई तब तो ये बराबर मात्रा में इधर निकलते रहेंगे। अगर इन दोनों की गति बराबर नहीं है, इन दोनों की मूवेबिलिटी गति जो अभिगमनांक संख्या होती है, आगे पढ़ेंगे आप इसको, तो ये दोनों की बराबर नहीं हुई तो यहाँ पर भी तो आयन इकट्ठे होने लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो लवण भरा होता है वो हर किसी लवण को नहीं भरते हैं, केवल वही लवण भरते हैं जो दोनों में पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयनों में गति समान रखता हो, जिसके प्लस की गति और माइनस की गति सेम है। एग्जाम्पल के लिए KCl, NH4NO3, इस तरह का कोई भी सॉल्ट भर देते हैं। अब ये लवण भर दिया तो एक दूसरी समस्या आप कहने लगेंगे इस लवण के साथ में कि लवण इसमें से निकल के बाहर नहीं निकल जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, टिक कैसे जाएगा इसके अंदर? तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों? यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं। फिर आप कहोगे कॉटन थोड़ी रोक लेगी, कॉटन को तो गिरा देगा, इसमें वजन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लवण को यहाँ अकेला नहीं भरते हैं। इस लवण को हम यहाँ अकेला नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि अगर ये लवण भर दिया तो गिर जाएगा एक साथ इकट्ठा, तो इससे काम नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए एक जेल होता है, अगर अगर जेल। अगर अगर जेल, ये अगर अगर जेल जो होता है ये बहने की, इसकी श्यानता बहुत ज्यादा होती है इसमें, तो ये बहने का गुण नहीं रखता, ये गिरता नहीं है आसानी से। तो इस अगर अगर जेल के साथ में साल्ट को मिला देते हैं। अगर अगर जेल के साथ में साल्ट को मिला देते हैं, इसका मतलब इस U ट्यूब के अंदर हम क्या मिलते भरते हैं, अगर अगर जेल के साथ में हम साल्ट को मिक्स करके भरते हैं। तो अगर अगर जेल इसको जो आयनों की गति है इसको बिल्कुल सेपरेट सही कर चलता रहता है। अगर ये अगर अगर जेल नहीं होता तो लवण इसके अंदर एक साथ गिर जाते। तो इसके द्वारा हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर चलने लग गए, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलने लगे हैं, इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे करंट आ रहा है, क्योंकि धारा आ रही, करंट बह रहा है, तो इस करंट का मापन भी करना पड़ेगा आपको। इस करंट का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो इस करंट के मापन के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके लिए? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या विशेषता है गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर में विशेषता होती है कि इसके दोनों तरफ पाठ्यांक लिखे होते हैं, यानी कि जो वैल्यू होती है वो दोनों तरफ होती है। यहाँ पर ये सुई है, अगर ये इधर वैल्यू दे रही है तो ये डायरेक्शन शो कर रही है कि करंट की दिशा ये है, और ये इधर की वैल्यू दे रहा है तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो उपकरण लगा रहे हैं हम करंट को नापने के लिए, ये साथ साथ करंट को तो नाप रहा है, साथ में ही क्या कर रहा है, ये उसकी दिशा को भी बता रहा है कि किस दिशा में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं इसके अंदर। अब हमने ये पूरा का पूरा जो बना दिया है, इसी को हम गैल्वनी सेल के नाम से जानते हैं और इसी को वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। ये साइंटिस्ट थे तो उन लोगों ने अपने नाम पर इनके नाम रखे। तो ये सेल है और गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। तो क्या होता है गैल्वनी सेल और वोल्टी सेल, तो इसके बारे में मुझे लगता है आप आसानी से बता पाएंगे कि किस किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए जरा,
हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक धातु का छड़ जिसमें डोरी होती है, 2 इलेक्ट्रोड ली, 2 इलेक्ट्रोड के साथ में हम क्या करते हैं, उनको एक तार के द्वारा जोड़ते हैं और तार के साथ में यहाँ पे क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो जो जिसका विभव कम होता है उस छड़ पर ऑक्सीकरण होने लगता है। ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे ही लिखना है। हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उनको एक तार के द्वारा जोड़ते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं करंट को नापने के लिए। और क्या किया कि जिसका विभव कम होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, जिसका विभव ज्यादा होता है उस पर अपचयन होता है, और उसी सिरे को प्लस कहते हैं जिसका विभव ज्यादा होता है, और जिसका विभव कम होता है उस सिरे को माइनस कह देते हैं। और जहां अपचयन होता है उस सिरे को कैथोड कहते हैं, जहां ऑक्सीकरण होता है उस सिरे को एनोड कहते हैं। इस सर्किट को पूर्ण करने के लिए हम इसमें क्या लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं। और लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु क्या होता है, तो लवण सेतु के बारे में हमने बताया कि लवण सेतु एक यू ट्यूब है, यू आकार की नली है, इसके अंदर लवण प्लस अगर अगर सॉल्ट भर देते हैं। अगर अगर सॉल्ट का आपको काम पता ही होगा कि ये इसको बहने से रोकता है, गिरने से रोकता है, एक साथ नहीं गिर पाएगा। तो आज और इसके साथ ही ये जो लवण भरते हैं इसमें, वो लवण ऐसा भरते हैं जिसमें पॉजिटिव आयन की गति नेगेटिव आयन की गति के बराबर होती है। तो ये पूरा कंप्लीट सेल है। अब ये सेल कर क्या रहा है, हमने कहा था क्योंकि सेल क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये कैसा सेल है, ये क्या कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा को बदल रहा है या रासायनिक ऊर्जा को बदल रहा है। तो देखिए जरा ये क्या कर रहा है ये सेल। तो देखिए हमने केमिकल दिए थे, कुछ नहीं लिया था, तो केमिकल ये थे, इन केमिकलों से हमने क्या प्राप्त करी, वैद्युत ऊर्जा। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा में। इस सेल को लिखते हुए आईयूपीएससी ने कुछ नियम दिए। इस सेल को लिखते हुए आईयूपीएससी ने क्या दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं। एक बार फिर से समझिए इस सेल को। हमने कहा इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, 2 अर्ध सेल लेते हैं, एक का विभव जिसमें कम होता है, एक का ज्यादा होता है, जैसे ZnSO4 Zn के साथ, Cu के साथ CuSO4। इन दोनों में से एक का विभव कम होगा, एक का ज्यादा होगा। इन दोनों को तार के द्वारा जोड़ा, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा इसको, और इसमें एक लवण सेतु लगाया। लवण सेतु का काम है इसको कंप्लीट करना, सर्किट को। इस लवण सेतु के अंदर लवण भरा और अगर अगर जेल भरा, और दूसरा इसमें और क्या किया है, और क्या किया इसमें, इसमें जो लवण लिया है उसकी पॉजिटिव आयन की गति और नेगेटिव आयन की गति बराबर रखेंगे, और साथ में इस जिसका विभव कम होगा वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जिसका विभव ज्यादा होता है वहां पर अपचयन होता है, और जिसका विभव ज्यादा होता है उसको प्लस कहते हैं, जिसका विभव कम होता है उसे माइनस कहते हैं। और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। ये सब कहानी, इससे हमें यहाँ पर करंट प्राप्त होने लगता है, वैद्युत धारा प्राप्त होने लगती है। इसके लिए आईयूपीएससी ने कुछ कन्वेंशन दिए। क्या कन्वेंशन दिए कि जब इस सेल को लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में एनोड वाला लिखेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, ALONE, एलोन। क्या याद रखेंगे, एलोन। एलोन से कैसे याद रखेंगे इसको, A फॉर एनोड, यानी कि एनोड को कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में। एनोड को कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में। अब आप अपने आप बता सकते हैं, ट्रिक से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि लेफ्ट साइड में एनोड को रखना है और राइट साइड में कैथोड को रखना है। और एनोड जहां पर होता है वहां ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होगा तो उसका विभव कम होगा, तो कम विभव वाले को नेगेटिव कहेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। कुछ भी नहीं करना, इतना एलोन याद रख लीजिए, मत रख लीजिए, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है कि जहां पर विभव कम होगा उसको हम नेगेटिव कहेंगे, जिसका विभव ज्यादा होगा उसको पॉजिटिव कहेंगे, जहां ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, जहां अपचयन होगा वहां कैथोड होगा। इतनी सी बात है बस, और इसको ऐसे ही समझेंगे। अब इसको जो सेल डायग्राम के रूप में जब लिखते हैं, आईयूपीएससी ने इसकी अनुशंसा दी, तो इस लवण सेतु को ऐसे लिखते हैं, 2 डंडे के द्वारा, 2 पैरेलल लाइन के द्वारा लवण सेतु को दिखाते हैं। पैरेलल लाइन के द्वारा क्या दिखाते हैं, लवण सेतु। लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया लिखनी है, राइट साइड में अपचयन की प्रक्रिया लिखनी है। तो लेफ्ट साइड में किसकी प्रक्रिया लिखनी है, ऑक्सीकरण की, राइट साइड में अपचयन की प्रक्रिया लिखनी है। तो ऑक्सीकरण कैसे होगा, Zn और Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब होता है आवेश का बढ़ना, आवेश का बढ़ना। तो यहाँ 0 आवेश है, +2 है, तो यहाँ आवेश बढ़ गया, तो ऑक्सीकरण किधर लिखेंगे, लवण सेतु के इस साइड में।
तो Zn से Zn2 प्लस हो रहा है। इधर कौन सी प्रक्रिया लिखेंगे, अपचयन वाली। तो इधर क्या हो रहा है, Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Cu। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था ये, तो यहाँ Zn2 प्लस बन रहा था Zn से, यहाँ Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहे थे Cu में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस से Cu। इस तरीके से इसका सेल आरेख इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने क्या समझाया आपको, एक बार ध्यान से देखिए। हमने कहा दो इलेक्ट्रोड लिए, एक का विभव जिसमें कम और एक का विभव ज्यादा, एक का विभव जिसमें कम है और एक का विभव जिसमें ज्यादा है। इसको कैसे पता करते हैं, तो हमने कहा था कि जिसका वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो बाद में आएगा उसका विभव ज्यादा, अगर इसका विभव ज्यादा है तो यहाँ पर अपचयन होगा। अपचयन में क्या बदलेगा, Cu2 प्लस Cu में बदलेगा, ज्यादा चार्ज वाला कम चार्ज वाले में। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसका विभव कम है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो कम चार्ज वाला ज्यादा चार्ज वाले में बदल जाएगा, Zn से Zn2 प्लस। इसी को एनोड कहेंगे, यानी ये रिएक्शन किसकी है, एनोड की है, तो ये रिएक्शन किसकी है, कैथोड की है। तो कैथोड अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका विभव कम है तो इसको माइनस सिरा कहेंगे, इसका विभव ज्यादा है तो इसको प्लस सिरा कहेंगे। इन दोनों को तार से देखें जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, क्योंकि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ये करंट की दिशा हो जाती है। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, जो करंट के साथ साथ दिशा को भी बताता है। इस तरीके से हमने पूरा गैल्वेनी सेल, वोल्टी सेल कंप्लीट कर लिया है। और हमने इसमें लवण सेतु के साथ ये लिखना भी बताया कि दो लाइनें लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। फिर यहाँ पर इधर एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं और यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं। तो एनोड की रिएक्शन इधर लिख देते हैं और कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं इधर। तो इस तरीके से हम इसका सेल आरेख लिख देते हैं। और इनकी रिएक्शन लिखनी हो तो एनोड की रिएक्शन लिखो, कैथोड की रिएक्शन लिखो, दोनों को जोड़ दो। तो एनोड की रिएक्शन प्लस कैथोड की रिएक्शन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए जरा Zn से Zn2 प्लस है, इधर यहाँ Cu2 प्लस से Cu है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिख दो बस, Zn प्लस Cu2 प्लस, इधर लिखेंगे Zn2 प्लस प्लस Cu। तो इस तरीके से ये पूरी सेल रिएक्शन, ये सेल अभिक्रिया है। अब क्या होगा, इस सेल अभिक्रिया के द्वारा हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, वैद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वो ऊर्जा, जो वैद्युत ऊर्जा जो है वही कार्य करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये ऊर्जा कार्य के रूप में बदलेगी, और ये जो ऊर्जा है इसको यहाँ पर जो अधिकतम कार्य वाली ऊर्जा है, इसी को यहाँ पे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे हम, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी कहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, इस डेल्टा जी की वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, हमने कहा यहाँ पे जो कार्य होगा उसी कार्य किसके रूप में संचित होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में। अब इस कार्य को यहाँ पे कैसे निकालेंगे, उस कार्य को निकालने का तरीका हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं उसके बारे में, कार्य हम यहाँ कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।